नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के जो हिंदी पोर्शन है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसकी पीवाईक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके आते हैं और 50 नंबर आप आसानी से आप पा सकते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप जो आगामी जो प्रवेश परीक्षा है उसमें आप आसानी से 50 क्वेश्चन है तो 50 नंबर आप ला सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नैतत में संधि विच्छेद होगा तो कौन सा होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, देख लीजिए। अब इसका बता दें कि इसका सही आंसर जो होगा वो न धन ऐतत होगा। यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें वृद्ध स्वर संधि है। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? और इसमें देखना यह है कि देख लीजिए, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करिए। इसमें लिखा हुआ है नहीं है, तो हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? यानी कि अगर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो ऐसा क्लियर है कि यानी कि एक उनका नहीं होगा, बाकी 3 सुमित्रानंदन पंत जी का ही होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि सुमित्रानंदन पंत की जो प्रमुख काव्य कृति है वो है वीणा। ये सुमित्रानंदन पंत की है, वीणा। उसके बाद में पल्लव भी सुमित्रानंदन पंत जी का है। इसके अलावा स्वर्णधूलि है, ये भी पंत जी का है। और कुरुक्षेत्र जो है वो पंत जी का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पंत जी की जो और है, ये है स्वर्ग किरण, भी पंत जी का ही है। आपके क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा बता दे रहा हूँ। इनकी एक और कृति है जो है स्वर्ग किरण, स्वर्ग किरण है। इसके अलावा इनका है ग्राम्य है, ग्राम्य। इसके अलावा इनका गुंजन है। तो जो आपके क्वेश्चन में जो आने वाले हैं वो सारा मैंने बता दिया। तो अगर पूछ ले कि सुमित्रानंदन पंत जी की कृति कौन सी है, तो आपको मैंने यहाँ पे 6 मैंने आपको बता दिया है। इसमें से कोई एक आ सकता है। अगर पूछ ले नहीं है तो इन 6 नहीं हो वो आपका गलत होगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं के संबंध में आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन कुरुक्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। अब इसमें से अशुद्ध वाक्य को छांटना है। ऑप्शन है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदतर भाषी हैं, सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। यानी परीक्षा प्रणाली जो है, यहाँ पे प्रणाली होना चाहिए था, परीक्षा प्रणाली होना चाहिए था, यहाँ पे परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। पूज्यास्पद होना चाहिए। ठीक है, पूज्यास्पद यानी कि पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। मैं पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा पूजास्पद। ठीक है, इसमें अशुद्ध वाक्य इसमें पूछा हुआ है, तो पूज्यास्पद जो है यानी कि पूज्यस्पद होना चाहिए। देखो, पूजा स्पद ये इसका सही वर्तनी होता है। तो ये आपका वर्तनी ये गलत है, होगा। जबकि शेष, हाँ, बाकी जो दिया गया है ये शुद्ध है। हाँ, ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। अशुद्ध के संबंध में केवल ये पूज्यास्पद जो है ये गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन है आपके पास, स्थानवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक यानी परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। आपके पास ऑप्शन 4 है। सही जो ऑप्शन होगा परिमाणवाचक। तो इस जो वाक्य में है, धावक तेज दौड़ते हैं, इसमें जो है परिणामवाचक है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं जैसे अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनात्मक वाचक और श्रेणीवाचक। जैसे धावक तेज गति से दौड़ता है, तो तेज गति जो है ये आपका होगा। ठीक है, तो तेज गति से दौड़ता है। और उसके बाद में आपको बताते हैं कि क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण होता है जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। ठीक है, जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विभाव। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल ली काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो छंद कौन सा है? ऑप्शन है दोहा, सोरठा, बरवेर या गीतिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोहा। उद्धरण में जो प्रयुक्त बरवय छंद है, बरवय अर्ध हाँ इसमें जो सॉरी इसमें जो हाँ बरवय संध होगा, इसमें बरवय संध होगा, बरवय संध होगा। बरवय अर्ध समात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों यानी पहला और तीसरा, पहला और तीसरे में इसमें 12-12 और सम चरणों यानी दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, सांप, राजा, शेर या दुर्गा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दुर्गा। दुर्गा शब्द ब्याल का अर्थ नहीं है। सांप, शेर और राजा ये तीनों जो हैं ये ब्याल का अर्थ है। ठीक है। ब्याल के अन्य अर्थ जैसे हैं चीता हो गया, चीता, जो इसके अलावा जो अन्य है, चीता हो गया, ठग हो गया, ठग है, धूर्त है, दुष्ट है, दुष्ट, क्रूर, पापिष्ट, ये सब ब्याल के, इसके अलावा ब्याल का अन्य अर्थ ऐसे हैं यानी पापिष्ट, ये सब किसका है? ब्याल शब्द का उदाहरण है। चलिए अगला है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बा। ठीक है, जिससे भा है ये ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण है। भा यानी ये पा नहीं, ये भा होना चाहिए। पा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे आप भा कर सकते हैं। भा, भा जो है ओष्ठ महाप्राण घोष का वर्ण है। ब जो है वो ओष्ठ अल्पप्राण है। प ओष्ठ अल्पप्राण अघोष वर्ण है। फ ओष्ठ महाप्राण का अघोष वर्ण है। तो आपका ऑप्शन जो है यह पूछा हुआ है ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन है, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। दूसरा है, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। फिर है, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। चारों ऑप्शन है, इसमें से सही होगा आपका बी, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, फिर उसके बाद में आपको थोड़ा रुकना है, फिर हाथ धोकर खाना खाया, फिर रुकता है, फिर खेल खेल कर सो गया। ठीक है। अगला है, अब आपको एक चीज़ और बता दें, आपके अंदर ये आ रहा होगा कि आखिर ये क्यों सही क्यों है। तो ये बता दूं, जैसे इसमें विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये बहुत सही तरीके से किया गया है। बल्कि यहाँ पे विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया, ऐसे सही नहीं है। यहाँ पे विराम चिन्ह का उपयोग सही से नहीं किया गया, यहाँ भी नहीं किया गया है। इस प्रकार से भी हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन है, पश्चवृत्त, पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत, पश्च संवृत। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा पश्च संवृत। पश्च संवृत भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ तथा उ
पश्च संवृत स्वर है। ये कौन सा है? ये है पश्च संवृत स्वर है ये। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, यानी कि जीभ का पश्च भाग जो होता है, पश्च भाग कार्य करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे जैसे आपका हो जाता है आ, उ, ऊ, ओ, औ, ये अ। ठीक है। संवृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं मुख द्वार बंद रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं ई, ई, ऊ या ऊ। ये होता है। तो इनमें क्या होता है कि ये संवृत होते हैं, और ये होता है, ये कौन से होते हैं? ये पश्च स्वर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन है उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन या उन्नयन। तो इसका सही जो होगा वो होगा उन्नयन, उन्नयन। ये होगा आपका सही। ये क्योंकि इसमें उन्नयन वर्तनी की जो दृश्य है ये शुद्ध है, बाकी सब ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। अगला है घ, घ, ई, ट, त। इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? तो ऑप्शन है 1, 2, 4 या 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 होगा। 2 होगा। घ, ग, ड, ढ और ता। ठीक है, ये ई नहीं होगा, इसको आप डा कर लीजिए। वर्ड में 2 अघोष व्यंजन है, इनमें से ता, ठा अघोष है, यानी ता और ठा जो होगा ये अघोष व्यंजन है। ठीक है। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जब आप कोई वर्ड का उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं कि मुख में एक मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। तो उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? घोष या सघोष कहते हैं। उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग मतलब क्या हुआ? यानी आप क, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सभी में आपका जो तीसरा, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो होता है, और इसके अलावा सभी स्वर यानी य, र, ल, व और हा, ये सघोष वर्ड होते हैं। ठीक है। यानी कि तीसरा चौथा कौन सा? यानी का के बाद यानी का, खा नहीं होगा। इसके अलावा जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होता है वो या, र, ल, व और हा, ये सघोष वर्ड होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो अघोष वर्ड होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ड श, श, श अघोष वर्ड होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, ठीक है, पहला और दूसरा। उसके अलावा श, श और श ये अघोष वर्ण होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये अघोष होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर दिमसित, जॉर्ज गिरियर्सन। तो ऑप्शन इसमें सही जो होगा वो होगा डॉक्टर दिमसित। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दिमसित ने किया है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कोई, सब कोई, कुछ एक, कोई ना कोई, या ऐसे वर्ड जो होते हैं ये सर्वनाम होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा या मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त किया जाता है। अगला है जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। वाक्य के
रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो इसमें रेखांकित वर्ड जो हो जाएगा, रेखांकित हो जाएगा जिसको। तो जो जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम जो होगा वो होगा संबंधवाचक। इसमें होगा क्योंकि जिसको से आप ये जोड़ रहा है तो इसलिए होगा संबंधवाचक। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया था, वाक्य में रेखांकित शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसका जो कितने विशेषण हैं इसमें पूछा गया है, तो 1, 4, 5 या 3। तो इसका सही आंसर होगा 3। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में 3 विशेषण हैं। पहला है अंतिम, उसके बाद है सर्वोच्च, इसके बाद क्या है ध्येय। इसमें 3 विशेषण हैं। और कला और सौंदर्य विशेष या संज्ञा शब्द है। कला जो है, कला और इसमें सौंदर्य, ये दोनों जो है ये विशेष है या संज्ञा कह सकते हैं। ये संज्ञा शब्द है या विशेष है। अगला है निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। अब कौन सा तथ्य गलत होगा? ऑप्शन है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द का विशेषण और विशेष दोनों है। विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो जब विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष से कहते हैं, और जब विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नामबोधक, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया या सहायक क्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। क्या है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल में ले लें, जैसे कि है, था, रहे हैं या रहे थे, ऐसे ही। जैसे तुम खेल रहे थे, राम चिल्ला रहा था। तो जो ये उदाहरण में खेलना एवं चिल्लाना मुख्य क्रिया है, जबकि रहे थे एवं रहा है सहायक क्रिया होती है। अगला है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन आपके सामने है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। एग्जाम्पल में ले लें, जैसे उसने नहाकर भोजन किया। इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें नहाकर भोजन किया है, यानी पहले नहाया है उसने। ठीक है, तो इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया की समाप्ति के बाद ही भोजन करने की क्रिया का बोध किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऑप्शन है आपके सामने लेखक लेखिका, चूहा चूहिया, टोकरा टोकरी या पतीला पतीली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टोकरा टोकरी। टोकरा टोकरी लिंग की दृष्टि से असंगत है। इसका संयुक्त युग्म टोकरा टोकरी होगा। ठीक है, यानी कि इसमें मात्राएं गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। चूहा चूहिया सही है, लेखक लेखिका सही है और पतीला पतीली सही है। ठीक है, ये असंगत हो रहा था, यानी ऑप्शन यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए। ऑप्शन है आपके पास पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? बता दें कि इसमें सही आंसर होगा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। मनगढ़ंत जो है
देखिए मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट तीनों शब्द क्रमशः पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग है। बाकी जो है ये भी गलत है, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो इसमें सही क्या होगा? पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों और स्त्रीलिंग व स्त्रीलिंग ये भी होगा। अगला है चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? ऑप्शन है चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों या चिड़िए। तो इसका सही आंसर होगा चिड़िया। बताता हूँ कैसे। चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया होती है जिन विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगन लगाने से उनका बहुवचन बन जाता है। तो इस प्रकार आपका चिड़िया जो है वो बहुवचन होगा। अगला क्वेश्चन है मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन है या एकवचन है, नित्य वचन है, नित्य एकवचन है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा नित्य बहुवचन है, नित्य बहुवचन है। अगला है वचन के आधार असंगत शब्द युग्म है। वचन के आधार पर असंगत यानी बिल्ली बिल्लियाँ, पेड़ पेड़ों, खंबा खंभे, रस्सी या रस्सियाँ। तो इसमें कौन सा असंगत बताया गया है? तो असंगत आपका बता दें कि पेड़ पेड़ों जो है ये आपका असंगत हो रहा है। असंगत हो रहा है क्योंकि पेड़ का बहुवचन शब्द पेड़ ही होता है। तो यहाँ पे अगर पेड़ और पेड़ होता तो यहाँ पे ये सही होता, बाकी असंगत की दृष्टि से आपका ये ऑप्शन सही है। अगला है सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है तो कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कहा जाए कि मैंने मिठाई खाई है तो ये क्या हुआ? ये आसन्न भूतकाल हुआ। ऐसे ही ये सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है तो इसलिए इसमें आसन्न भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पच्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं। ठीक है, क्या है? अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं। इसका ऑप्शन है अभ्यास घोतक, साप्ताहिक घोतक बोधक या पूर्णतः घोतक या नित्यता घोतक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, पूर्णतः घोतक। पूर्णतः घोतक। तो पूर्णतः घोतक होता है जिस वाक्य में क्रिया के समाप्त होने का बोध हो वहाँ पूर्णतः घोतक का पक्ष होता है। अब तक बच्चे घूम चुके हैं यानी कि घूम चुके हैं यानी कि कार्य की समाप्ति यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए पूर्णतः घोतक होगा। ठीक है। अब जैसे अब अभ्यास घोतक अगर पूछा जाए तो यह क्रिया के स्वभाववश होने का सूचक है। यह क्रिया के स्वभाववश होने का सूचक देता है। जैसे वह दिन भर पढ़ाई करता था तब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, तो ये क्या दिखा रहा है कि स्वभाववश। ठीक है, जैसे वो पढ़ाई किया तब उत्तीर्ण हुआ। अब आपको बता दें, अगला ऐसे बता दें कि आपको साप्ताहिक बोधक बता दें। साप्ताहिक बोधक इसमें क्या होगा कि इसमें क्रिया की प्रक्रिया के चालू रहने का बोध होता है। क्रिया की प्रक्रिया के चालू रहने का बोध होता है। जैसे राघव अच्छा नाच रहा है तो इसमें क्रिया अभी हो रही है तो वहाँ पे साप्ताहिक बोधक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अकर्मक धातुओं से बचने वाला सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? ऑप्शन है भाववाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य या कर्मवाच्य। इसका सही आंसर होगा वो होगा भाववाच्य। भाववाच्य अकर्मक धातुओं से बनने वाला सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य भाववाच्य है। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता एवं कर्म दोनों ही के अनुसार नहीं है बल्कि भाव के अनुसार हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को भाववाच्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो।
तो इसमें जो है रेखांकित पद का कारक बताइए। अब रेखांकित पद है हमारे कानो सुनी, ऑप्शन होगा करड़ा, करण, कर्म या संप्रदान। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्या होगा, कर्ण, कर्ण होगा। तो इस वाक्य में जो है रेखांकित पद का कारक करण कारक होगा। इस कारक का चिन्ह जो होता है वो से होता है। इस कारण का जो चिन्ह होता है करण कारक का वो से होता है, जो वाक्य में क्रिया के संबंध का बोध कराता है। जैसे कानो सुनी यानी कान से सुनना, तो यहाँ पे कानो सुनी है तो कानो सुनी का मतलब क्या होता है, यानी कान से सुनना। यहाँ करण कारक का चिन्ह से है, हाँ, जो क्रिया सुनने का संबंध कान से स्थापित कर रहा है। अगला है राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? तो रेखांकित पद जो है आपका है ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण को। तो रेखांकित पद कौन सा कारण है? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अपादान कारक। इसमें सही आंसर होगा वो होगा संप्रदान कारक। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। इस वाक्य में जो राजा द्वारा धन दिया जा रहा है, इसका जो भाव है वह को, यानी कि को जो है, हाँ, ब्राह्मण को दिया जा रहा है। तो यहाँ को का जो ये चिन्ह है वो संप्रदान कारक को दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। अगला है इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन है नाराज, लाचार, दुबला या बेवकूफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दुबला। दुबला शब्द में दू जो है वो उपसर्ग है। दू क्या है? उपसर्ग है, जो कि हिंदी उपसर्ग, जो हिंदी का उपसर्ग है, दो उपसर्ग से बनने, इस प्रकार बने, जैसे दू से दुरंगा, दुनाली, दोपहरी या दुबला। तो ये उर्दू शब्द से नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो दू का मतलब होता है दो या बुरा या हीन, ठीक है। तो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे? दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, दुबला, ये सब होगा इससे संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रादेशिक शब्द में एक प्रत्यय होता है, एक प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय है, यानी कि प्रादेशिक, ठीक है, प्रादेशिक, एक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। तो इसमें क्या है, ये अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसके भी दो भेद होते हैं, जैसे एक कृत प्रत्यय होता है, एक इसमें भी दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। इसमें ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो आपको बता दूं कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ठीक है। ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कि आप सामाजिक है, सामाजिक में समाज धनिक से है, यानी इसमें एक प्रत्यय है। टिकाऊ है, टिक धनाऊ है, ठीक है, ऐसे ही आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अब इसमें बताना है कि कौन से में त्रुटि है। ऑप्शन है अनुग्रह, अनुग्रह, आग्रह, अनंत, अंत, जड़ चेतन, आकृष्ट विकृष्ट। तो आपको बता दें कि आकृष्ट विकृष्ट सही है, जड़ चेतन सही है, अनंत अंत ये भी सही है, अनुग्रह आग्रह, ये अनुग्रह का मतलब भी आप अनुग्रह, यानी कि जैसे अनुग्रह भी आप किसी आप कह रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक ही शब्द हो गए, तो इसलिए ये त्रुटिपूर्ण होगा। अनंत का अंत होता है, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, यानी ये सब विलोम होगा। जबकि अनुग्रह का विलोम विग्रह ना होकर के, अनुग्रह का विलोम जो होता है वो विग्रह होता है, यानी कि अगर आग्रह की जगह अगर विग्रह लिखा होता तो ये सही होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। नैसर्गिक का विलोम क्या है? प्राकृतिक, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक या कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विलोम जो होता है वो होता है कृत्रिम होता है, जबकि प्राकृतिक नैसर्गिक का समानार्थी शब्द है, यानी तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कृत्रिम होगा। अगला है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाला विप्रसु, क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति, जिसमें सबकी सम्मति हो सर्वज्ञ, जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। तो इसमें पूछा है कौन सा प्रयुक्त शब्द सार्थक है, इसमें यह पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक, इसमें ये सार्थक होता है,
ठीक है। वाक्यांश जो बिना वेतन काम करता हो के लिए सार्थक शब्द अवैतनिक होगा। व्याकरण जानने वाला वैयाकरण होता है, यानी कि ये गलत होगा। यहाँ पे अगर व्याकरण जानने वाला जो होता है वो वैयाकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैयाकरण, वैयाकरण कहलाता है। ठीक है। और क्षण में नष्ट होने वाले को क्षणभंगुर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणभंगुर कहते हैं। ठीक है, इसको क्षणभंगुर कहते हैं। इसके अलावा जिसमें सबकी सम्मति उसे सर्वसम्मति कहते हैं, सर्वसम्मति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? दशानन, गजानन, पंचक्की या राजकुमार। तो पंचक्की जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, पंचक्की, पंचक्की जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्म पंचक्की का समास विग्रह होगा पानी से चलती है जो चक्की, अर्थात पंचक्की। तो ये कर्मधारय समास है। अगला है कतर ब्योंत में कौन सा समास है? कतर ब्योंत में तो इस ऑप्शन है दंड, दिगु, तत्पुरुष या बहुब्री। तो कतर ब्योंत शब्द में द्वंद्व समास है। कौन सा होगा? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसके भी तीन भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व या वैकल्पिक द्वंद्व। बहुब्री समाज में अन्य पद की प्रधानता होती है, द्विगु समाज में उत्तर पद की प्रधानता एवं विशेष होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम यानी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नया, हाँ नया मुल्ला प्याजा ज़्यादा खाता है। नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। ऑप्शन होगा प्रारंभ में अधिक शौक का होना, मुल्ला प्याज का शौकीन होता है, खाने पीने का शौकीन होना, मुल्ला की प्याज प्रियता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रारंभ में अधिक शौक का होना। नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, लोकोक्ति का अर्थ है प्रारंभ में अधिक शौक का होना। बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। चलिए इसका ऑप्शन होगा दृष्टांत, समोसोक्ति, विभावना या विरोधाभास। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में जो तलवारें कभी रह नहीं सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो इसमें जो होगा इसमें होगा दृष्टांति, इसमें दृष्टांति होगा, इसमें दृष्टांति होगा। इसमें जो दृष्टांत अलंकार है जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा उदाहरण दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ दृष्टांति अलंकार होते हैं। जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो वहाँ समसोक्ति अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अगला है पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इनमें से कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो होगा ऑप्शन होगा अतिशयोक्ति। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यह मुँह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। ऑप्शन है मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़ चढ़ कर होना या करना। तो इसका सही आंसर होगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अगला है आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। कौन माना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, चंद्रमुखी है, चकोरी है। तो आधुनिक युग की जो मीरा मानी जाती है वो महादेवी वर्मा को माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए।
ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों से प्रमुख मानी जाती हैं। इनके द्वारा रचित कृतियां जो हैं वो है निहार, दीपशिखा, दीपशिखा हो गए, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, और इसके अलावा इनकी है यामा। ये सारी कृतियां जो हैं वो किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। यामा के लिए इन्होंने सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। अगर पूछा जाए कि यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो महादेवी वर्मा को मिला था। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि वीर रस की कवयित्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कानन कुसुम के कवि कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद। कानन कुसुम के कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी जो और रचनाएं हैं ये आपको हम बता दें, क्योंकि क्वेश्चन में आपके आ सकता है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। तो ऑप्शन है प्रेम पथिक, ठीक है, प्रेम पथिक आप लिख लीजिए, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, सज्जन, कल्याणी, प्रलय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु। और भी बहुत सारी हैं जो कि हम नहीं लिख पाए हैं क्योंकि इसमें जगह कम है, इसलिए हमने आपको बोल दिया है। तो अब इसे दोबारा से सुन के वीडियो को आप पीछे ले जाकर के आप दोबारा सुन लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो फूल बाबू के नाम से जाना जाता है तो कौन है इसका? अब इसका बता दें, इसका कौन है? ऑप्शन है आपके सामने सुमित्रानंदन पंत, केदार अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, राजकमल चौधरी। कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी को फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। आप एक भारतीय कवि, लघु कथाकार, मैथिली, हिंदी और बंगाली भाषाओं के उपन्यासकार, आलोचक और विचारक थे। कंकावती, मुक्त प्रसंग, इस अकाल बेला में इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अगला है धर्मवीर भारती का नाटक, जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस या अंधा युग। उसका सही आंसर होगा वो होगा अंधा युग। धर्मवीर भारती का एक महाकाव्य नाटक जो है, काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित यह नाटक 4 दशक से भारत की प्रत्येक भाषा में मंचित हो रहा है। इस कथानक की समकालीनता नाटक को नवीन व्याख्या और अर्थ प्रदान करती है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित कुछ अन्य जो रचनाएं हैं, जैसे गुनाहों का देवता, ये क्वेश्चन आप में फंस सकता है, गुनाहों का देवता किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये धर्मवीर भारती जी की है। सूरज का 7वां घोड़ा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। सूरज का 7वां घोड़ा ये धर्मवीर भारती जी का है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। घोड़ा हो गया। इसके अलावा ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ये भी धर्मवीर भारती जी का है। इसके अलावा अब 11 सपनों का देश, इसके अलावा कनुप्रिया, ये सारा का सारा धर्मवीर भारती जी का है। अगला है मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है साहित्य अकेदमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दिल्ली हिंदी अकेडमी या भारतीय ज्ञानपीठ। तो आपको बता दिए एक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी स्थापना जो है, भारतीय ज्ञानपीठ की जो पुरस्कार स्थापना है 1961 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार 1961 में CK नागराज राव को दिया गया था। किसको दिया गया था? सबसे पहला, यानी प्रथम अगर पूछा जाए, सर्वप्रथम पुरस्कार अगर पूछा जाए कि भारतीय ज्ञानपीठ का
सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि किसको दिया गया, तो सर्वप्रथम किसको दिया गया था? सी के नागराज, सी के नागराज राव, इनको दिया गया था सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और वर्ष 2021 में विश्वनाथ तिवारी को 33वां मूर्तिदेव पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी कृति अस्ति व भवति के लिए दिया गया था। किसको? 2021 में विश्वनाथ तिवारी जो थे वो 33वें मूर्तिदेव पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किस लिए किया गया था? उनकी जो एक कृति थी अस्ति व भवति के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो ऑप्शन है भग्नदूत, इत्तलम, हरी घास पर क्षणभार, कितनी नावों में कितनी बार। तो इसका सही आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को, यानी अज्ञेय जी थे, उनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। वो उनकी कृति जो है कितनी नावों पर कितनी बार के लिए सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, अब यहाँ पे पैराग्राफ आ गए हैं, आप पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में आंसर दीजिए। ये सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती ही है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता, अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है, इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे ही कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषवमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। तो पैराग्राफ पढ़ लिया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? ऑप्शन है जो मित्र सिर्फ अप्रिय वचन बोलते हैं, जो मित्र सिर्फ चुप रहते हैं, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषमन करते हैं, जो मित्र सिर्फ सच बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पैराग्राफ से आप मिला लीजिएगा। वैसे ऑप्शन जो हम बता रहे हैं वो होगा जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषमन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषवमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो विषवमन जो है वो आपको बता दें, विषवमन यानी ऑप्शन डी तत्पुरुष होगा। विषवमन में तत्पुरुष समास होगा। विषवमन का अर्थ होता है विष उगलना या कटु बात करना, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन है पुण्य, उपकार, अपराध या पाप। इसका सही ऑप्शन कौन होगा? पातक शब्द का विलोम क्या होगा? पुण्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मित्रता का स्थिर और दृढ़ रखने के लिए डैश डैश सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। तो इसमें कौन सा शब्द यहाँ पे रखना चाहिए? तो उधार लेना, उधार देना, समय पर सहायता न करना, सहिष्णुता और उदारता, बुराई करना और गुणों को छुपाना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, सहिष्णुता और उदारता। अगला क्वेश्चन है, यानी आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से, स्पष्ट और सीधी बात कहने से, असहयोग करने से, झूठी प्रशंसा करने से। तो ऑप्शन होगा दोष दर्शन, एक दूसरे पर छींटाकशी से, ठीक है, ऐसा करने से मित्रता में दरार पैदा होता है। तो आज का हमारा 50 क्वेश्चन का जो हमारा वीडियो था वो आज इस क्वेश्चन के साथ एंड होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने किसी भी मित्र को आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपका संपूर्ण प्रिपरेशन हमारे यहाँ कराया जाएगा जिससे आपको विद्यालय अच्छे से अच्छे विद्यालय आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।